नमस्कार साथियों, मैं हर्ष आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस सेशन में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एचपी पुलिस के लिए रीजनिंग की क्लास। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश एचपीपीएससी द्वारा रीजनिंग का या हम बोलेंगे एचपी पुलिस का सिलेबस उन्होंने अपलोड कर दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले बात करेंगे एचपी पुलिस के रीजनिंग वाले सेक्शन की। इसमें सारे के सारे टॉपिक हम कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये जो हम कंसेप्ट आपको बताएंगे उन्हीं में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस उनको डिस्कस करेंगे। साथ में ही उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ, थ्योरी के साथ काम करते हुए हम अपने इस वीडियो लेक्चर की सीरीज को शुरू करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, एचपी पुलिस मिशन नाम से हमारी ये सीरीज है जिसमें कि हम रीजनिंग सेक्शन की बात करेंगे, रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सिलेबस भी आप सभी को यहाँ पे मेन सिलेबस लिखा हुआ है, जैसे कि विजुअल मेमोरी, क्लॉक एंड कैलेंडर, नंबर सीरीज, रैंकिंग, अरिथमेटिक, अल्फाबेटिकल सीरीज, क्यूब्स एंड डाइस और साथ में ब्लड रिलेशंस। तो ध्यान में रहे कि 90 क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें से कि अकॉर्डिंग टू एचपीपीएससी सिलेबस 10 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा रहेगा ब्लड रिलेशंस का। देखिए, बहुत ही आसान है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। हम धीरे धीरे बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ये वीडियो नंबर 1 रहने वाली है। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हम इस क्लास में देखेंगे, रीजनिंग की क्लास में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड नोटेशन, साइन नोटेशंस, कि अगर हमने एक चित्र ड्रॉ करना है जनरेशन टू जनरेशन का, तो हम किस तरह के साइन नोटेशंस का यूज करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा हमारे क्वेश्चंस को निकालने में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा साइन नोटेशन आ जाता है वो रहता है इस प्रकार का। ये देखो, ये वर्टिकल एरो नीचे की तरफ एरो लगाया हुआ है। इसका मीनिंग हम किस तरह से लेंगे, ये एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन से बता रहा होगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, एक जनरेशन है जो कि एरो के ऊपर लिख दी जाएगी, जबकि दूसरी जनरेशन जो है वो एरो के नीचे लिख दी जाएगी। अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो ये एरो हमें किस रिलेशन के बारे में बताता है, फादर सन डॉटर, फादर या मदर का रिलेशन डॉटर या सन से बताएगा। तो जो एरो के ऊपर हम लिखेंगे वो लिखेंगे या तो फादर लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे मदर को, और जबकि नीचे की बात करेंगे तो हम वहां पे या तो सन को लिखेंगे या फिर डॉटर को लिखा जाएगा। सही बात है। तो ये जो वर्टिकल एरो वाला साइन है, हम इस प्रकार से इसका यूज अपने कंसेप्ट में करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं, जब हम हॉरिजेंटली एरो, सिंगल एरो की बात करते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा हॉरिजेंटली सिंगल एरो की बात करेंगे, तो ये किसके रिलेशन को बता रहा होगा, ये सिस्टर या फिर ब्रदर के रिलेशन को बता रहा होगा। अगर हिंदी में बात करें तो भाई बहनों के रिश्ते को बता रहा होगा। अगर हम इस तरफ क्या लिखते हैं, इस तरफ ब्रदर लिख रहे हैं और ब्रदर के स्थान पर हम सिस्टर भी लिख सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ दूसरे एंड पर हम क्या लिखेंगे, हम या तो ब्रदर लिखेंगे या फिर लिखेंगे सिस्टर। तो इस तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल सिंगल एरो है, ये ब्रदर सिस्टर के रिलेशन को बता रहा होगा। इसी तरह आगे अगर हम बात कर लेते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टली डबल एरो हमने बनाया है, ये बता रहा होगा हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन। इसके तो यहाँ पे लिख दिया जाता है हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को, यानी कि पति पत्नी के रिलेशन को बता रहा होगा। ठीक बात हो गई। तो एक तरफ एरो के एक तरफ हम लिख देते हैं, या तो हमने लिख दिया हस्बैंड
या फिर हमने लिख दिया वाइफ। और दूसरी तरफ भी हम क्या लिखेंगे, या तो हस्बैंड लिखेंगे या फिर वाइफ लिखेंगे। तो देखो ये काम कैसे करेगा, अगर हमने एक तरफ लिख दिया वाइफ तो दूसरी तरफ क्या लिखा जाएगा भैया, दूसरी तरफ लिखा जाएगा हस्बैंड। ठीक बात हो गई। और अगर एक तरफ हमने एक तरफ हमने हस्बैंड लिखा तो दूसरी तरफ एरो के दूसरी तरफ क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे वाइफ। इस तरह से हम इन 3 साइन नोटेशंस का यूज करेंगे हम अपने क्वेश्चंस में। तो इस तरह से ये कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए साइन नोटेशंस आपको ध्यान में रखनी है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जब हम वर्टिकल सिंगल एरो की बात करेंगे तब हम एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन को बताने के लिए इस एरो का यूज करेंगे, जहां पे फर्स्ट जनरेशन में मदर या फादर आ जाएंगे, जबकि दूसरी जो नीचे वाला पोर्शन है वहां पे हम सन या डॉटर को लिख रहे होंगे। इसी तरह अगर हम दूसरे एरो की बात करें जो कि हॉरिजॉन्टल सिंगल एरो है, तो ये भाई बहन के रिश्ते को बताने के लिए यूज किया जाएगा। अगर एक तरफ हमने ब्रदर एंड सिस्टर लिखा तो दूसरी तरफ भी हम ब्रदर एंड सिस्टर इसमें लिखें। ठीक बात हो गई। और अगर हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डबल एरो की, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल डबल एरो। डबल एरो के लिए हम पति पत्नी का रिलेशन बताएंगे। डबल एरो से हम पति पत्नी का रिलेशन बताएंगे, जहां पे हम एक तरफ वाइफ लिख देंगे तो भैया दूसरी तरफ हस्बैंड लिखा जाएगा। और अगर एक तरफ हमने लिखा है हस्बैंड तो दूसरी तरफ वाइफ को लिखा जाएगा। तो ये आपने साइन नोटेशन ध्यान में रखनी है। अब कुछ रिलेशंस को देख लेते हैं कि किसको क्या क्या बोला जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फादर। हम सभी को पता है कि फादर को लिखा जाता है पिताजी। ठीक है, पिता को फादर। और मदर को हम लिखते हैं माता जी। तो मदर हो गई माता। सिस्टर को हम लिख देते हैं, सिस्टर को लिखते हैं बहन, जबकि हम ब्रदर को लिखते हैं भाई। ये सभी को पता होगा। तो इसी तरह हमारा जो है ये कंसेप्ट चल रहा होगा, जैसे कि हम अभी वीडियो में देखेंगे। तो उसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं फादर इन लॉ की, फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ हम ससुर के लिए यूज करते हैं, ससुर के लिए। जबकि मदर इन लॉ की बात करें तो मदर इन लॉ हम यूज करते हैं सास के लिए। इतनी बात ठीक हो गई। उसी तरह अगर हम सिस्टर इन लॉ की बात करते हैं, सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ किस तरह से, एक तो हम भाभी के लिए यूज करेंगे। भाभी हो गई हमारी एक सिस्टर इन लॉ हो गई भाभी को। ठीक है। या फिर इसका यूज हम किसके लिए करेंगे, साली के लिए करेंगे, सिस्टर इन लॉ। उसी तरह आगे देखते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं ब्रदर इन लॉ की, तो ब्रदर इन लॉ उसी तरह ब्रदर इन लॉ भी एक तो हम जीजा जी के लिए यूज करेंगे या फिर साला साहब के लिए यूज करेंगे। ब्रदर इन लॉ जीजा के लिए या फिर साला साहब के लिए। ठीक बात हो गई। और कुछ बातें देखने वाली हैं, जैसे कि हमारा हो गया ग्रैंडसन। ग्रैंडसन किसके लिए, या तो पोते के लिए, पोता हो गया, या फिर अगर हम बात करें मम्मी वाली तरफ से तो ये नाती हो गया, नाती के लिए। ठीक है। उसी तरह अगर हम ग्रैंड डॉटर की बात करते हैं, ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर या तो पोती है या फिर हम इसको बोलेंगे नातिन बोल दें। ठीक है। तो ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडसन वाला कंसेप्ट भी हो गया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ग्रेट ग्रैंड सन की, ग्रेट ग्रैंड सन, तो इसको क्या बोल देंगे, परपोता बोल देंगे। और अगर माता के केस में मम्मी वाले हिस्से से देखें, हम मम्मी की तरफ से देखें तो उसको हम परनाती बोलते हैं। इसी तरह ग्रेट ग्रैंड डॉटर आती है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, यहाँ पे ग्रैंड लिखा जाएगा, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो ये भी उसी तरह जैसे कि परपोता है तो इसके लिए हम परपोती का इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है। इसी तरह ग्रेट ग्रैंडसन है तो ग्रेट ग्रैंड फादर भी होंगे यानी कि परदादा, और ग्रेट ग्रैंड मदर भी होगी यानी कि परदादी। वो दोनों पर नाना और पर नानी के लिए भी यूज होते हैं। ठीक बात होगी। फिर कुछ और बातें हमें जाननी है जो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक होता है नीस। नीस हम भतीजी के लिए, भतीजी या फिर भांजी के लिए, या फिर भांजी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नीस। अगर हम नेफ्यू की बात करते हैं, नेफ्यू यानी कि भतीजा, भतीजा या फिर भतीजी, भतीजी नहीं, भांजा। नेफ्यू का यूज हम या तो भतीजा के लिए करेंगे या फिर भांजा के लिए करेंगे। ठीक बात हो गई इतनी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं आंट की, तो आंट किसके किसके लिए, या तो चाची के लिए यूज करेंगे या फिर बुआ के लिए यूज करेंगे। ठीक है, या फिर हम ताई के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ताई के लिए। तो चाची, बुआ और ताई के लिए यूज किया जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करें, अंकल की बात करते हैं, अंकल। तो अंकल किसके लिए यूज होता है, अंकल या तो चाचा के लिए, ठीक है, चाचा हो गया, या फिर बुबू जी के लिए जिसको हम बुआई भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बुआई। ठीक है, या फिर ताया जी के लिए भी हम अंकल का यूज कर सकते हैं। और एक और बात, अंकल का हम मामा के लिए भी यूज कर सकते हैं। और उसी तरह अगर आंट की बात आती है तो आंट का यूज हम मामी के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए, मामी के लिए। तो ये बात आपने भी ध्यान में रखनी। इस तरह से हमारा काम जो है अब शुरू होता है। वो क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह से पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक बात हो गई। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। यस, देखो ध्यान से देखना है। मतलब P इज Q's ब्रदर, R is Q's mother, S is R's father, T is S's mother. How is P related to T? हिंदी में भी देखें, P Q का भाई है, R Q की माँ है, S R का पिता है, T S की माँ है। यह बताइए कि P का T से क्या संबंध है? और ऑप्शंस 1 2 3 4 करके आपके सामने दिए। तो देखो, अभी हम सबसे पहले इसको बनाना शुरू करते हैं, एक चित्र बनाते हैं जिससे कि हमें जनरेशन टू जनरेशन या फिर रिलेशन का पता लग जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है P इज Q's ब्रदर, P Q का भाई है, तो ये हमने बना दिया P। और ये किसका भाई है, ये तो Q का भाई है। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मेल होगा तो मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, पॉजिटिव प्लस के साइन का। और अगर फीमेल होगी तो फीमेल के लिए हम नेगेटिव साइन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे बोला है P इज Q's ब्रदर, P Q का भाई है, तो हमने देखा था हॉरिजॉन्टल एरो भाई बहन के रिश्ते को बताते हैं, और ये क्या है, भाई के रिश्ते को बता रहा है। तो P भाई है Q का, इसलिए हमने P के ऊपर पॉजिटिव साइन लगा दिया ताकि हमें पता लगे कि ये एक मेल है। ठीक है, अगली लाइन पढ़ते हैं। बोलता है R इज Q's मदर, R Q की माँ है। R किसकी माँ है, Q की माँ है, तो ये हो गया Q। तो हम ये अब वर्टिकल एरो लगाएंगे जो कि किसके, माता पिता का रिलेशन पुत्र और पुत्री के साथ बताता है। तो हमने बोला R इज Q's मदर, तो ये हमने लिख दिया R, ये किसकी माता है, Q की, तो माता के ऊपर R के ऊपर नेगेटिव साइन लगा। ठीक है, उसके बाद है S इज R's फादर, S R का पिता है। S किसका पिता है, R का पिता है, तो ये R है, तो इसके ऊपर S होगा पॉजिटिव, जो कि इसका पिता कहलाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम ताकि हमें क्वेश्चन बनाने में आसानी। तो S क्या आ गया, S हमारा आ गया फादर, किसका फादर आया, R का फादर आया।
ठीक है। उसके बाद बोला है टी इज एस मदर, टी एस की माता है। अब एस की भी माता है कोई, जो हमने लिख दिया टी और इनके ऊपर नेगेटिव लगा दिया क्योंकि ये माता है। टी इज एस मदर, टी एस की माता है। अब क्वेश्चन पूछता है हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। तो ध्यान में बात रखनी है, जब भी ऐसा बोला जाए तो जिसके पास में इज होगा उसके साथ में इज लगा देना है। जैसे कि हम यहाँ पे बोलेंगे कि पी के साथ इज है तो पी के आगे इज लगा दो। पी इज डैश ऑफ टी, कि पी का टी से क्या संबंध है, पी टी का क्या है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये हो गया, हमारा टी हो गया, और एक तरफ है ये हमारा टी आ गया, और दूसरी तरफ है पी। हमें बताना है कि पी टी का क्या लगा, पी इज डैश ऑफ टी। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टी का, टी जो है उसका कोई बेटा है, हाँ जी ये बेटा हो गया, ठीक है। उसका भी, उसका एक डॉटर है ना, एस की एक डॉटर है, यानी कि हम आर की बात कर रहे हैं, आर क्या है, डॉटर है एस की, ठीक है। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन हो गया, इनके बीच में तो ग्रैंड डॉटर का, ग्रैंड डॉटर का रिलेशन हो गया। ठीक बात हो गई इतनी। अब उसके बाद बोलते हैं कि आर का भी कोई पुत्र या पुत्री है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। पुत्र भी हो सकता है भाई, पुत्री भी हो सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम बोल देंगे टी का रिलेशन क्यू से, क्यू टी की क्या है, या तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो सकती है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, या फिर ग्रेट ग्रैंड सन हो सकता है। अब उसका कोई भाई है जो कि पी है, तो इसका जो भाई होगा वो भी टी का क्या होगा, या तो ग्रेट ग्रैंड सन होगा या ग्रेट ग्रैंड डॉटर होगी। लेकिन यहाँ पे तो हमें इसका पता है कि ये एक मेल है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन। तो पी क्या हुआ भैया, पी हुआ, पी इज ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ टी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो हम बोलेंगे कि ग्रेट ग्रैंड सन है पी, इसका, टी का। तो इस तरह से हम चित्र बना के, जो जो क्वेश्चन में बोला है वो बोल के, वो ड्रॉ करके हम एक चित्र बनाएंगे, जिससे कि हमें सारे के सारे रिलेशंस का पता लग सके। ठीक बात हो गई। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए बहुत ही धीरे धीरे समझाते हुए हमने इसको सॉल्व किया है। अब हम थोड़ी सी तेजी जरूर पकड़ेंगे। अगर आपको कंसेप्ट में कोई दिक्कत लग रही होगी तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, बोलता है ए इज बीज डॉटर, तो साथ साथ में बना लेते हैं। ए बी की पुत्री है। ए क्या है, ए तो पुत्री है, किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। ठीक हो गया। उसके बाद बोला है बी इज सीज मदर, बी जो है वो मदर है किसकी, किसकी मदर है, ये मदर है सी, ठीक है। बी इज सीज मदर। उसके बाद बोलता है डी इज सीज ब्रदर, डी जो है वो सी का भाई है, डी किसका भाई है, सी का भाई। उसके बाद बोल रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हमें किसका संबंध बताना है, डी का संबंध बताना है, किसके साथ, ए के साथ बताना है। तो हम बोलेंगे डी इज डैश ऑफ ए। अब ऑप्शन में देखें फादर, ग्रैंडफादर, ब्रदर या सन। तो इसको देखते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं। ए इज बीज डॉटर, ए इज बीज डॉटर, ए डॉटर है किसकी, बी की, ठीक है। तो ये जो बी है वो या तो फादर होगा या फिर मदर होगी। पहली लाइन में पता नहीं लग रहा है, दूसरी लाइन पढ़ते हैं। बोल रहा है बी इज सीज ब्रदर, बी इज सीज मदर, बी जो है वो सी की माता है। तो देखो ये बात पता लग गई कि बी क्या है, माता है। अब बी का एक पुत्र या पुत्री
कौन है? सी है और बी की एक पुत्री है जो कि ए है। यहां से हमें इतना पता लग रहा है। उसके बाद बोला है डी इज सीज ब्रदर, डी सी का भाई है। तो सी का भाई डी है, इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल एरो लगाया है, सिंगल एरो, जो कि भाई बहन के रिश्ते को बताता है। ठीक है, ये हमारा चित्र बन गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी का ए के साथ क्या संबंध है? तो देखो, डी का कोई भाई बहन है जो सी है। अब इसका भी भाई बहन होगा क्योंकि इनकी माता तो एक ही है। इनकी माता एक ही है, तो हमें पता लग रहा है कि ये जो है आपस में क्या होंगे? भाई बहन होंगे या बहन बहन होंगी। सी का हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? या तो बहन हो सकती है या भाई हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी का संबंध ए से क्या है? तो डी ए का भाई है, ब्रदर है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक रहेगा, तो हम लिखेंगे डी इज ब्रदर ऑफ ए। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर हम बात करते हैं, बोलता है ए इज बीज ब्रदर। ए किसका ब्रदर है? ये तो बी का ब्रदर है। चलो साथ साथ में ड्रॉ कर लेते हैं। ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए ब्रदर है किसका? बी का ब्रदर है। उसके बाद बोलता है सी इज डीज फादर। सी डी का फादर है। भैया ना तो यहाँ पे सी है ना यहाँ पे डी है, तो अभी हम क्या करेंगे? इसको ऐसे ही रखेंगे, बाद में इसकी बात कर लेंगे। उसके बाद आ रहा है ई इज बीज मदर। ई किसकी माता है? बी की माता है। तो हम बोलेंगे बी की माता कौन हुई? ई हुई। तो ई के साथ हमने नेगेटिव साइन लगाया। आगे बोले ए एंड डी आर ब्रदर्स। बोला ए और डी क्या है? भाई हैं आपस में। क्या है? भाई हैं। तो यानी कि ए भी पॉजिटिव होगा और डी भी पॉजिटिव होगा। दोनों क्या है? भाई हैं, मेल है। आगे बोलता है, अब ये जो एक लाइन रह गई थी हमारी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बोलता है सी इज डीज फादर। सी डी का फादर है। सी किसका फादर है? डी का फादर है। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि सी और ई के बीच में कैसा रिश्ता है? पति पत्नी का रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ है, इसलिए हमने डबल हॉरिजॉन्टल एरो का यूज किया है। ठीक है, अगर ये सी और ई आपस में पति पत्नी है, तो इनके बच्चे डी, ए और बी रहे होंगे या हैं। अभी क्वेश्चन पूछता है हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। तो हम बोलेंगे कि ई इज ई इज वाइफ। ई इज वाइफ ऑफ सी। देखो, तो ई क्या है? ई पत्नी है। किसकी पत्नी है? सी की पत्नी है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलें, इसी के साथ अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे लगा देते हैं एक लाइन। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, शुरू करते हैं। बोलता है ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो ए बना दिया हमने। ये सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? बी की सिस्टर है। ए इज सिस्टर ऑफ बी। फिर बोलता है बी इज ब्रदर ऑफ सी। बी ब्रदर है किसका? ये तो सी का ब्रदर है। बी किसका ब्रदर है? बी ब्रदर है सी का। ये बात हो गई। उसके बाद बोलता है सी इज द सन ऑफ डी। सी इज सन ऑफ डी। तो सी सन है किसका? डी का है। तो सी को बना दिया सन और ऊपर लिख दिया डी। अभी हमें डी के बारे में पता नहीं है कि यह या फादर है या फिर मदर है, मेल है या फीमेल। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी का ए के साथ क्या रिश्ता है? तो हम बोलेंगे डी इज डैश ऑफ ए।
तो देखो ये डी है, ये हमारा डी आ गया। इसका कोई बेटा है, ठीक है, उसका बेटा है सी। फिर उसका कोई भाई है जो कि बी हो गया। उसकी कोई बहन है जो कि ए हो गई। यानी कि ये जो बहन है यानी कि ए है, वो डी की भी पुत्री ही रही होगी, है ना? लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि डी कौन है? हमें डी के बारे में तो पता नहीं है, ना ये मेल है ना ये फीमेल है, हमें पता नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन में अगर फादर होगा तो फादर लगा देंगे, अगर मदर होगा तो मदर लगा देंगे, अगर ये दोनों होंगे तो हम बोलेंगे कि कांट बी डिटरमाइन या फिर डाटा इनसुफिशिएंट, कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो सिर्फ मदर दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मदर के साथ जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि डी इज मदर ऑफ ए, डी इज मदर ऑफ ए। ठीक बात हो गई। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। हमने क्यों बोला डी को मदर, क्योंकि हमें डी के बारे में पता नहीं है। ये माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकते हैं, लेकिन लेकिन ऑप्शन में तो सिर्फ माता ही दिया गया है, तो हम एकदम से माता को चूज कर देंगे। अगर माता और पिता दोनों दिया होता तो भैया एक ऑप्शन जरूर होना था वहां पे, कांट बी डिटरमाइन या फिर डाटा इनसुफिशिएंट, कि हमें यह बताने में बहुत मुश्किल हो रही है कि ये माता है या पिता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही नहीं है डी के बारे में। ठीक बात हो गई। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज की ये इस पहली वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी क्वेश्चंस की बात करेंगे और भी टाइप्स की बात करेंगे। ठीक बात हो गई। तो फिर बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि हर बच्चा यहाँ पे पुलिस एस्पिरेंट इस वीडियो का फायदा उठा सके और हमें भी थोड़ी सी हेल्प मिले। ठीक बात है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।